होम मेकिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन और इस प्रोफेशन में खूबसूरती लाने के लिए और मकान को एक घर में तब्दील करने के लिए औरत के सलीके, लगन, मेहनत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ना कि ज़्यादा पैसों या एक्सपेंसिव चीज़ों की। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी बहुत ही सिंपल, ज़ीरो कॉस्ट येट फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल हैबिट्स शेयर कर रही हूँ, जिनको फॉलो करना हर क्लास की होम मेकर के लिए आसान और अंडर बजट होगा। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. So let's start with my habit number 1. अच्छा, मैं ना अपना ये सिंक एरिया वीक में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन करती हूँ और इसकी सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर भी की थी। सिंक एरिया के पास लिक्विड सोप डिस्पेंसर, स्पंज, हैंड वॉश या स्टील वूल वगैरह रखने की बहुत ज़रूरत रहती है और ये बहुत कॉमन है, डेली बेसिस पर हमारे यूज़ में आती हैं ये चीज़ें बज़ाहिर तो कवर्ड हैं, लेकिन इन पर वाटर स्प्लैशेस, हार्ड वाटर स्टेन्स और डस्ट वगैरह पड़ जाती है और डेली बेसिस पर तो इन्हें साफ़ भी नहीं किया जाता। तो मैं वीक में एक दफ़ा इन चीज़ों को ज़रूर वॉश करती हूँ और लिटरली ये चीज़ें वॉश करने के बाद ना सिंक एरिया एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार नज़र आता है। मैंने सिंपल एक टाइल रखी हुई है और ये सारी वॉशिंग की चीज़ें, बॉटल्स वगैरह मैंने इसी टाइल के ऊपर प्लेस की हुई हैं। आप कोई भी स्पेयर ट्रे वगैरह इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करने से आपका सिंक का एरिया काफ़ी नीट एंड टाइडी लगता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपने एक कॉम्पैक्ट वे में ना साइड पर ऑर्गेनाइज की हुई होती हैं। और इस एरिया को मज़ीद क्लटर फ्री रखने के लिए आप लिक्विड सोप डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी हैंडी और फंक्शनल रहता है। इसको जस्ट एक दफ़ा प्रेस करने से लिक्विड सोप स्पंज के ऊपर आ जाता है और आप इजीली बर्तन वॉश करते रहते हैं। सेकंड टिप इज़, किचन में अपने लिए हैंड वॉश ज़रूर रखें, इससे आपको बहुत कन्वीनियंस मिलती है। अर्जेंटली जब आपने रोटियां, खाना वगैरह बनाना होता है तो आपको हैंड वॉश करने किचन से बाहर नहीं जाना पड़ता। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, जब भी ऑयल आपने नया डालना हो ना बॉटल के अंदर या जो भी जार वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉश करके ड्राई किया करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑयल इसमें डाला करें, क्योंकि अगर आप लंबे अरसे तक ऑयल की बॉटल या जार वगैरह को वॉश नहीं करेंगे ना, तो इसके स्टेन्स इस कदर पक्के हो जाते हैं कि वो आसानी से वॉश ही नहीं होते। तो बाद में इन स्टेन्स और ग्रीस के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि आप हफ्ते या 10 दिन में जब भी आपका ऑयल का पाउच ख़त्म होता है, आप इसे गर्म पानी से बॉटल या जग को ज़रूर वॉश करें और ड्राई करने के बाद इसमें ऑयल डालें। ये हाइजीनिकली भी बहुत अच्छा रहता है और आपकी कन्वीनियंस के लिए भी बेहतर है। नेक्स्ट हैबिट और टिप इज़, जब भी आपने ऑयल बॉटल के अंदर स्पेशली पोर करना होता है ना, तो इसमें एक ये फनल ज़रूर यूज़ किया करें। ये बहुत सस्ती से मिल जाती है, डॉलर शॉप पे भी मिलती है और लोकल शॉप्स पे भी मिल जाती है। ये बहुत हैंडी सा किचन गैजेट है, जब भी आपने ऑयल या कोई भी लिक्विड किसी बॉटल में पोर करना हो ना, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। मैंने काफ़ी ऑयल ट्राई किए हैं और सभी मुझे तकरीबन एक ही क्वालिटी के लगे हैं। प्राइस में कुछ कमी या ज़्यादती होती है, लेकिन क्वालिटी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही होती है। माई नेक्स्ट ज़ीरो कॉस्ट हैबिट इज़, ऑयल बॉटल की नेक के ऊपर ना मैं टिश्यू पेपर लेकर उसे बीच में से होल करके ना उसकी नेक के ऊपर फिक्स कर देती हूँ। इससे हमारी बॉटल ऑयल स्पिलेज से काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है। कुछ ना कुछ ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं जो स्पिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉटल गंदी हो जाती है और जल्दी ग्रीजी हो जाती है। और जब तक ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता तो इस बॉटल को वॉश करना भी काफ़ी डेलिकेट काम लग रहा होता है, तो हम गंदी बॉटल को ही यूज़ करते रहते हैं। नेक पर टिश्यू लगाकर ना थोड़ा सा इसे प्रेस करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स रहता है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी इजी रहती है। माई नेक्स्ट ज़ीरो कॉस्ट नाइट टाइम हैबिट इज़, सोने से पहले मैं ज़रूर 10 मिनट किचन को देती हूँ। कुछ बर्तन अगर वॉश होने वाले रह गए होते हैं तो उनको वॉश करती हूँ और किचन की स्लैब्स को मैं ज़रूर सही से क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके स्लैब पर रह जाता है ना, या किचन के किसी भी एरिया में फ्लोर वगैरह पे होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं चूंटियाँ और मक्खियाँ वगैरह आती हैं। कॉकरोच भी इसी वजह से आते हैं। खाने के ज़रात जो बिखरे हुए होते हैं ना, उनकी स्मेल की वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और आपके किचन में रहती हैं। तो सोने से पहले ज़रूर अपने सिंक को, बर्तनों को, किचन की स्लैब्स को, काउंटर टॉप्स को अच्छे तरीके से क्लीन करके सोया करें, तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और कीड़े मकोड़ों से पाक रहेगा। इसमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि जस्ट 2 स्लैब्स ही होती हैं हमारे किचन में यूजुअली। इनको बस स्पंज पे लिक्विड सोप लेकर साफ़ करें और फिर गीले कपड़े से इसे एक दफ़ा वाइप आउट कर लें।
गीले कपड़े के बाद ड्राई कपड़ा भी ज़रूर स्लैब्स पर फेरें क्योंकि गीला किचन रहने की वजह से ना चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े आते हैं। अच्छा, मेरी क्योंकि ये आदत बन गई है, मैं रोज़ ही रात को स्लैब साफ़ करके सोती हूँ, तो मेरे जस्ट इसमें 7 से 8 मिनट लगते हैं और सारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। और लिटरली आप यकीन करें कि सुबह उठ के जब हम किचन में आते हैं ना, तो हमारा काम करने को भी दिल करता है, हम मेंटली बड़ा खुद को रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स साफ किचन में काम करने को भी दिल करता है और सुबह के टाइम पे जब पैनिक क्रिएट हुआ होता है ना, तो सारी चीज़ें जगह पर होने की वजह से हमारा काम भी किचन में जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप अपने किचन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं, सलीकामंदी, किफ़ायत-शारी, हर चीज़ को साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं और नो डाउट घर को भी ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं। इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करने की कोशिशों में लगी रहती हैं। ये सभी चीज़ें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा इबादत पर भी फोकस किया करें अदर देन नमाज। नमाज तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ों को भी थोड़ा फोकस किया करें। लाइक सूरतें वगैरह पढ़ना, अल्लाह ताला के सिफाती नामों का विर्द करना, अपने अपने अकीदों के हिसाब से वज़ाइफ करना या दुरूद पाक वगैरह पढ़ते रहना। तो इन चीज़ों को भी अगर आप अपनी डेली लाइफ में शुमार रखेंगे ना, तो आपकी शख्सियत में और अच्छा निखार आएगा। रात को सूरह मुल्क पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। अगर आप पढ़ नहीं सकती ना, तो आप सुन ज़रूर लिया करें यूट्यूब के ऊपर, उसका बहुत सवाब है और ये सूरत आखिरत में आपके बहुत काम आने वाली है। आप सबको ही सूरह मुल्क की फ़ज़ाइल और बरकतें पता होंगी। एंड नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो ये है कि फ्रिज को मैं ऑन एंड ऑफ ना साफ़ करती रहती हूँ। वीकली तो जो इसकी डीप क्लीनिंग होती है वो होती है, लेकिन मैं डेली बेसिस पर भी इसे थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ। इस तरह की हल्की फुल्की क्लीनिंग से फ्रिज के जो शेल्फ्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते और चीज़ों को रखते उठाते अगर हमसे कोई मिस हैंडलिंग हुई होती है ना, कोई चीज़ गिर जाती है और उसे हम उसी वक्त वाइप आउट कर लें, तो फ्रिज भी ऑटोमेटिकली साफ़ रहता है और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी तो मैंने जस्ट हल्की फुल्की सी क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने फ्रिज को ऑफ नहीं किया। अगर मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं फ्रिज को ऑफ कर देती हूँ। इससे तो इलेक्ट्रिसिटी एक तो हमारी बचत होती है और दूसरा हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी फ्रिज को साफ़ किया जाए तो इसे ऑफ करके ही साफ़ करें। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताती हूँ। कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग के लिए ना फ्रिज रात के टाइम पर ऑफ कर देते हैं और सुबह वापस ऑन कर लेते हैं। जो पीक आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होते हैं ना, 6 बजे से रात को 12 बजे तक, तो उस टाइम पे ना लोग यूजुअली फ्रिज को ऑफ कर देते हैं। मेरी खुद सिस्टर भी ऐसे ही करती हैं और मेरे नेबर्स हैं वो भी इसी तरह करते हैं। तो वो ये बताते हैं कि इस तरह ना उनका बिल काफ़ी कम आता है। तो अगर ये टिप आप फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, क्योंकि फ्रिज में ऑफ कोर्स कूलिंग काफ़ी टाइम तक रहती है अगर बार बार फ्रिज को खोला ना जाए। तो ये तरीका ना काफ़ी फंक्शनल और प्रैक्टिकल है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट दैट आई एम गोना शेयर इज़, फ्रिज में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो रखे हुए होते हैं उनको टाइमली चेक करते रहा करें। जो फ्रूट या वेजिटेबल्स आपको लगे ना कि ये थोड़े लूज़ होने लग गए हैं, थोड़ा ख़राब होने वाले हैं, तो इस तरह के फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, स्पेशली टमाटर वगैरह बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं, गलने लगते हैं, तो उनको पहले निकाल लिया करें, क्योंकि उनकी वजह से ना बाकी वेजिटेबल्स भी ख़राब होने लगती हैं। और अगर 2-3 दिन भी इन चीज़ों को ना देखा जाए तो फ्रिज से स्मेल भी आती है और फ्रिज गंदा भी हो जाता है। तो मैंने भी अभी वही चेक किया है। कुछ टमाटर थे 2-3 जो मुझे लग रहा था कि ये ख़राब होने वाले हैं और इनकी वजह से बाकी टमाटर भी ख़राब होंगे, उनको भी फंगस लग जाता है। ऊपर वाइट सी एक लेयर आ जाती है ना, जो फंगस कहलाती है और हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो बस ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप फ़ौरन फ्रिज से निकाल कर वॉश करके और यूज़ कर लिया करें। नेक्स्ट हैबिट इज़, जो भी निम्को या फिर बचे हुए बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको यूजुअली इसी तरह रैपर में ना रैप करके और वापस रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सीले से हो जाते हैं और बासी या मस्टी हो जाते हैं। दे आर नो लॉन्गर फ्रेश। तो इनको रिफ्रेश करने का बेस्ट वे ये है कि माइक्रोवेव के अंदर आप इसे आधे मिनट या एटलीस्ट 1 मिनट के लिए ना हीट करें, तो ये वापस फ्रेश हो जाते हैं। और बिस्किट्स वगैरह का भी यही तरीका है। बिस्किट को भी आप हल्का सा हीट अप करें तो वो भी बिल्कुल एकदम खस्ता और करारे हो जाते हैं। इवन स्पंज केक भी हल्का सा हीट अप करने के बाद ना फ्रेश हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ये तवा भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। विंटर वेदर आ गया है, मूंगफली इस मौसम में काफ़ी इन हो जाती है, हर घर की ज़रूरत होती है। तो इसको भी अगर आपने नेक्स्ट डे यूज़ करना है ना, क्योंकि अक्सर मूंगफली बच जाती है, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ करते रहते हैं, तो इसको भी फ्रेश करने के लिए माइक्रोवेव में हल्का सा हीट अप करें।
या फिर तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें। और अगर आपने मूंगफली माइक्रोवेव में गर्म करनी है ना तो इसे कवर करके करें। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अक्सर हम काउंटर टॉप्स या स्लैब्स वगैरह को तो क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी कोई इलेक्ट्रिक मशीन या फिर किचन अप्लायंसेस वगैरह रखे हुए होते हैं ना, उस एरिया को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। और जब हम इन चीज़ों को मूव करते हैं तो पीछे जो कचरा होता है ना, वो देखकर हमें खुद ही अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हफ्ते में एक दफ़ा ना इन चीज़ों को, अप्लायंसेस को थोड़ा सा मूव करके ना कपड़े से वहाँ पर वाइप कर दिया करें। मेरे पास जब भी टाइम होता है, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ ताकि आगे जाकर बर्डनाइज ना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट ज़ीरो कॉस्ट हैबिट दैट इज़ सिंक के एरिया के नीचे ना हमेशा कोई मैट ज़रूर बिछा कर रखा करें, क्योंकि जब भी आप बर्तन धोते हैं ना, और बर्तन दिन में कई दफ़ा धोए जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो किचन के सिंक में बर्तनों का ढेर जमा नहीं होने देते, उसे क्लटर नहीं होने देते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट वे है कि वो एक मैट ज़रूर बिछाएं, क्योंकि फ्लोर मैट बिछाने से आपका फर्श गीला नहीं होता, स्प्लैश फ्री रहता है, किचन की लुक भी क्लीन एंड टाइडी लगती है। और जब आप बर्तन धोकर बाहर की तरफ आते हैं ना, तो किचन का फ्लोर भी आपके पाँव की वजह से गंदा या गीला नहीं होता। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, इस तरह के जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं ना, इनका यूजेज किचन में काफ़ी इजी रहता है। अगर इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी स्पेयर टॉवल ले सकते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें और उनको यूज़ कर लें, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है ना, काफ़ी एब्जॉर्बेंट होता है और स्लिप भी नहीं होता। तो जब भी आप बर्तन धोएं, सिंक एरिया के सामने इनको ज़रूर बिछाएं। मैंने तो एक ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ ही होता है। जब भी बर्तन धोने होते हैं या वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह वॉश करने होते हैं, तो हमारे कपड़े गीले होने से प्रोटेक्टेड रहते हैं और थोड़े बहुत जो स्प्लैशेस होते हैं ना, वो इसी कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे किचन का लुक भी क्लीन एंड टाइडी लगता है। और अगर स्लैब पर कुछ गिर जाता है तो इसी कपड़े से आपने स्लैब को साफ करके वापस यहाँ फैला दिया, तो ये काफ़ी कन्वीनियंस मिल जाती है। माई नेक्स्ट हैबिट इज़, इस तरह का एक किचन टॉवल मैंने किचन में ज़रूर हैंग किया हुआ होता है, क्योंकि यहीं पर हाथ धोकर मैं इससे वाइप आउट कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाना पड़ता। और इस तरह के जो मिट्स या नैपकिन्स वगैरह होते हैं ना, गर्म पतीलियों को होल्ड करने के लिए, इनको भी मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। इनको जस्ट मैं सिंपली मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीजी नहीं होते, इनको मैं इतना गंदा ही नहीं होने देती। हाँ, जो रुमाल वगैरह होते हैं ना रोटियों के, वो मैं अलग से गर्म पानी में डिप करके और किचन में ही वॉश करती हूँ। अच्छा, इन मिट्स या नैपकिन्स की खास बात मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किसी लोकल शॉप, कैश एंड कैरी या फिर किसी ब्रांड से नहीं लिए, बल्कि मैंने ये संडे बाजार से लिए हैं। और ये सेकंड हैंड है एक्चुअली, लेकिन इनके डिज़ाइंस बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे ये मिल जाते हैं। ये मैंने 100 रुपीज़ का वन लिया था। इनकी खास बात ये होती है कि ये इम्पोर्टेड है और इनका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, जल्दी ख़राब नहीं होता। कलर्स और डिज़ाइंस भी इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस और स्टफ़ और मटीरियल हमें यहाँ पर लोकल शॉप्स पर बिल्कुल नहीं मिल सकता। अच्छा, संडे बाजार की शॉपिंग या संडे बाजार की चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, आप लोग जाकर विजिट कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बाजार है, हर चीज़ रीज़नेबल मिलती है और इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं और ऑलमोस्ट वहाँ हर चीज़ ही होती है और बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। ये बाज़ार इस्लामाबाद में पिशावर मोड़ H9 पर वाक़या है। अच्छा, उस संडे बाज़ार वाली मार्केट से ना मैंने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की थी, वो भी मैंने आपके साथ उसी व्लॉग में शेयर की हैं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई संडे बाज़ार या कोई भी और इस किस्म की मार्केट्स लगती हैं ना, जहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें सेकंड हैंड मिलती हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर अवेल किया करें। वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, बिलीव मी, जो रीज़नेबल भी होती हैं और हमारी लोकल शॉप्स पे होती ही नहीं है। और मज़े की बात ये कि उस बाज़ार में ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि आप उनको देख के हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि जब ये लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं परचेज़ कर सकते। हर क्लास का बंदा उस मार्केट में, संडे बाज़ार में आपको मिलेगा। आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा वो व्लॉग। मूविंग टू माई नेक्स्ट ज़ीरो कॉस्ट हैबिट, अक्सर हम ग्राइंडिंग मशीन्स, जूसर मशीन्स या फिर मिक्सी के जार्स वगैरह या ड्राई मिल्स वगैरह तो अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, लेकिन इनका जो नीचे वाला मशीन वाला पार्ट होता है ना, वो हम निगलेक्ट कर देते हैं और उसे काफ़ी दिन तक वॉश ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो पिछली वाली साइड से ना बहुत ब्लैकिश हो जाता है और फंगस सी फील होती है। तो इनको भी ना मैं हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ। और इनकी वॉशिंग का बेस्ट वे ये है कि कोई भी स्पेयर ब्रश जो आपके पास पड़ा हुआ हो ना, उससे इसको साफ़ करें। और ये गर्म पानी से ही साफ़ होता है, क्योंकि इसके स्टेन्स इतने पक्के होते हैं जो ब्रश और गर्म पानी के बगैर साफ़ ही नहीं होते। अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं कि एक बड़ी पतीली में पानी गर्म करें और उस पानी के अंदर ना इन दोनों मशीन्स को, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसे उस पानी में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए डिप करके रख दें।
इससे ये होता है कि इसके जो भी स्टेन्स या फंगस वगैरह है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है गर्म पानी से और आपको सफाई करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपके टाइम की बचत हो जाती है। अच्छा, इस तरह की टाइम टेकिंग क्लीनिंग जब भी मैंने करनी होती है ना तो मैं इसे हाफ डन करती हूँ और हाफ में जब बाद में मेरे पास टाइम होता है मैं तब कर लेती हूँ। अब जैसे आधा मैंने इसको अभी वॉश कर लिया और आधा मैं इसे किसी और दिन कर लूँगी। इस तरह ये होता है कि हम एक ही दफ़ा खड़े रह रहकर थकते नहीं हैं और अपना सारा टाइम एक ही काम के पीछे नहीं लगा देते। तो हाफ हाफ करके ये काम डिवाइड करके अगर किया जाए ना तो वो आसान भी रहता है और हम थकते भी नहीं हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम एक ही काम के पीछे लगे रहना, एक ही काम को इतना टाइम दे दिया तो हम थक कर अपने बाकी के टास्क जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज व्लॉग। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, कोई हैबिट आपको अडॉप्ट करने का दिल चाहे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ, सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ और सबको जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। इसी तरह प्यार करते रहें, अपनी आप ही को सपोर्ट करते रहें ताकि आपका और मेरा रिलेशन मजबूत होता जाए। And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.